जिनके हाथ में इन्होंने पूरा देश बेच दिया, सारे सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए हैं। अब तो रेलवे भी बेच दिया, बिजली घर भी बेच दिया, पानी की व्यवस्था भी बेच दी उनके हाथ में, तेल को भी बेच दिया, पेट्रोल को भी बेच दिया, ऑयल इंडिया गैस अथॉरिटी ये भी बेच दिया, जो HAL वगैरह जहाँ पर हवाई जहाज बनते हैं उनको भी बेचने का काम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को भी बेचने का काम, और जिन बैंकों में इन्होंने बड़े बड़े घोटाले करके उन्हीं उद्योगपतियों ने हजारों लाखों करोड़ रुपया वहां से निकाल लिया, अब उन बैंकों को भी उनके हाथ में बेचने का काम कर रहे हैं। और यही जगह तो थी जहां नौकरियां मिलती थी, यहीं से तो नौकरी आती थी। नौकरी इसीलिए आज खत्म हो गई है, जब कोई रिटायर हो रहा है तो कहते हैं उसकी जगह कोई नियुक्ति नहीं होगी, और इन जगहों की नौकरियां आपने उनके हाथों में दे दी, किसानों में दे दी। उन उद्योगपतियों ने कहा कि आपने तो हमको पूरा देश बेच दिया, अब तो हम हर चीज से मालिक हो गए, लेकिन जमीन नहीं मिली, जमीन भी चाहिए। जब उन्होंने ये कहा तो फिर इनकी पार्टी में हजारों करोड़ रुपए आ गए, और जब हजारों करोड़ रुपए इनके पास आ गए उन उद्योगपतियों के माध्यम से, तो कानून तो लाना ही था, और ऐसा कानून लाए जब सबने देखा किस तरीके से लाए, जोर जबरदस्ती से लाए, और ऐसा कानून लाए जिसमें कि किसान को अपनी जमीन पट्टे में देनी पड़े, और पट्टे में देनी पड़ेगी किसको, ही उद्योगपतियों को। उसके बाद कहते हैं कि आपको फसल का पैसा देंगे, न्यूनतम फसल का पैसा नहीं देंगे, कहते देंगे फसल का पैसा देंगे, 1 साल देंगे, 2 साल देंगे, 3 साल देंगे। उसके बाद क्या कहेंगे अब तो बाढ़ आ गई, अभी सूखा हो गया, अभी बीज खराब था, अभी पेराई अच्छी नहीं हुई, आपने ठीक से बोया नहीं, इसलिए फसल खराब हो गई, और पैसा देना बंद कर देंगे। और उसके बाद धीरे धीरे ये होगा कि उसके बाद जब पैसा बंद हो जाएगा तो वो जमीन अपनी मांगने का काम करेगा, लेकिन चूंकि पट्टा लिखा जा चुका है उसको जमीन जिंदगी भर वापस मिलने वाली नहीं। वो पूरे जीवन उस जमीन के लिए लड़ता रहेगा, कोर्ट कचहरी के झगड़े करता रहेगा, लेकिन जमीन उसको लौटनी नहीं है, और ये बात किसान अच्छी तरह से जान चुका है, और इसीलिए वो आंदोलित है। हम लोग भी बहुजन समाज पार्टी भी किसानों के साथ इस आंदोलन में लगी थी, पार्लियामेंट के अंदर से लेकर पार्लियामेंट बाहर तक हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला के इस आंदोलन में लगे हुए हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। इन्होंने तो पिछले 1.5 वर्षों में 500 से ज्यादा किसान आज इस आंदोलन के दौरान मर गया, लेकिन इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। 3 दिन पहले आपने भी इनका रुख देखा होगा, किस तरह से बॉर्डर पे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं अब इनको हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अब इनको हटाने का काम करो, और इसके लिए अगर इनको पर लाठियां चलानी पड़े तो इनके सर पे लाठी चलाओ। और उसके बाद जो जिलाधिकारी था उसने तो खड़े होकर माइक से हुक्म दिया कि इनके सर फोड़ो, कोई भी किसान यहाँ से बगैर सर फूटे हुए वापस नहीं जाना चाहिए, और सर फोड़ करके इनको वापस भेजेगा। सैकड़ों की संख्या में लोग अस्पताल में पड़े हुए, उनके सरों में लाठी मारी गई, एक की तो मृत्यु उसी समय हो गई, उसी दिन हो गई, लेकिन फिर भी इनको असर नहीं होता। ये वो पार्टी है जो कि ब्राह्मणों से इसने वोट मांगा, ब्राह्मणों से इसने कहा कि धर्म के नाम पे वोट दे दो, ब्राह्मणों से कहा कि हमें धर्म के नाम पे वोट दोगे तो हम तुम्हारे लिए मंदिर बना देंगे। मंदिर का पूरा हमने आपको बता ही दिया इनके बारे में। ब्राह्मण चला गया, इनकी तरफ वोट देने लगा, इनको वोट दे दिया, सरकार बना दी। उसके बाद क्या, आज जिस तरीके से ब्राह्मणों के ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश में प्रहार हो रहा है, वो अभी से नहीं, जिस दिन इनकी सरकार बनी थी तभी से शुरू हो गया था। आप लोग सोच रहे हैं खाली कानपुर में इन्होंने शुरू किया, बिक्रू कांड से शुरू किया, ऐसा नहीं है। इन्होंने तो शुरू कर दिया था गोरखपुर से, जिस दिन इनकी सरकार बनी थी उसी दिन, और उसके 2-3 दिन के अंदर, और उसके बाद रायबरेली गए जुलाई 2017 में 5 नौजवान किसानों को इन्होंने उस दिन मार दिए गए, वहां पर उनके हाथ पांव काट दिए गए, उनको जला दिया गया, और उनके मंत्री खड़े होकर कहते हैं माइक मीडिया के सामने कि ये लोग तो बड़े भारी अपराधी थे, और इनकी ये ब्राह्मण समाज के चुने हुए अपराधी लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग ऐसे होते हैं, और इसलिए ये जो हमारी सरकार कर रही है ये बहुत अच्छा कर रही है। हम जब उनके घर गए रायबरेली में तो हमने तो सोचा कि इतने बड़े अपराधी बता रहे हैं, इनके पास तो लाखों हजारों करोड़ रुपया होना चाहिए, लाखों रुपया होना ही चाहिए, ना हजारों करोड़, बड़े अपराधी हैं, घर में तो कुछ होना चाहिए। जब घर गए तो घर के नाम पे तो घर ही नहीं था, वहां 10 फीट बाय 12 फीट की झोपड़ी थी, और उस झोपड़ी में वो लोग रहते थे।
उस झोपड़ी को भी जलाने का काम किया। उसके बाद तो इन्होंने हत्याओं का सिलसिला लगा दिया। गोरखपुर में वरिष्ठ अधिवक्ता मार दिया गया, इलाहाबाद में वरिष्ठ अधिवक्ता को गोलियों से मार दिया गया, लखनऊ में मार दिया गया। और अधिवक्ता आंदोलित हुए तो बोले कि देखिए लोग कौन लोग हैं, ये सब वही चुने हुए लोग हैं जो ब्राह्मण समाज के अधिवक्ता भी इनके लिए जो है बहुत बड़े अपराधी थे जिनको मार दिया गया। उनका अपराध इतना था सिर्फ कि इनके खिलाफ बोलते थे, इनकी हैसियत छोड़ने का काम करते थे और वो मुखर होकर के बोलते थे, उनका ये अपराध था। और दूसरा अपराध ये था कि वो ब्राह्मण समाज थे। लखनऊ में देखिए किस तरह से वहां पर आकर के इन्होंने एक दो नहीं कितने एनकाउंटर लखनऊ में कर दिए। उन्होंने राकेश पांडे नाम का व्यक्ति अपने माँ बाप को कोरोना के दौरान में इलाज करा रहा था, घर में बैठा हुआ था बूढ़े माँ बाप के साथ में, वहां से उठा ले गए और उठा के ले जाकर के उसके माँ बाप चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लखनऊ के कंटोनमेंट में ले जाके गोलियों से मारने का काम उड़ा दिया, उसको एनकाउंटर कर दिया। लखनऊ में निर्मल तिवारी नाम का व्यक्ति वो आ रहा था अपनी गाड़ी से और गाड़ी से आकर के उसकी गाड़ी रोकी, उससे नाम पूछा, उससे कहा क्या नाम है तुम्हारा? तिवारी। तिवारी नाम सुना और अधिकारी ने गोली मार दी, उसको वहीं हत्या कर दी। कितने लोगों के साथ इस तरह से हुआ? झांसी में, मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश में अगर गिनने लगेंगे तो सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज की हत्या हो रही, ब्राह्मण समाज का इनकाउंटर हो रहा है, जैसे कि पूरे ब्राह्मण समाज के लोग सबसे बड़े अपराधी। इनकी निगाह में ब्राह्मण समाज को सबक सिखाना चाहते हैं जिस दिन से सरकार में बनाई इन्होंने, और इसलिए इस तरह का प्रहार शुरू किया। और जब कानपुर में बिगड़ू कांड हुआ तो देखिए किस तरह से इन्होंने किया। न कोई न्यायालय, न कोई मुकदमा, न कोई पेशी, मंदिर से उठाया और ला करके कहते हैं कि गाड़ी फिसली और बाहर निकला, हमने गोलियों से मार दिया। आपने उसको तो मार दिया, लेकिन बाकियों का क्या दोष? उन बाकियों का क्या जो वहां पर मौजूद भी नहीं थे, जो बंबई में थे, कलकत्ता में थे, वहां से उठा लाया उनको और उठा के ला करके उनको मारने का काम किया। 17.5 साल का लड़का जो कि हरियाणा में काम कर रहा था और वहां से उसको उठा लाया और उठा के ला करके कहते हैं इटावा में गाड़ी पलटी और उसके बाद वो भी बाहर निकला उसी तरह से फिल्मी स्टाइल से और उस मीडिया ने गोली मार के हत्या कर दी। तो ये सिलसिला ब्राह्मण समाज के ही साथ में हो रहा है। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को मारने का काम किया, 50 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग उस कांड के नाम पे, उस मामले के नाम पे आपने उनको पहले तो नामजद नहीं किया, कहा अज्ञात में नाम डाल दो और उसके बाद जब अज्ञात में डाल दिया तो कहा कि अब चुन लो जितने बड़े बड़े मजबूत ब्राह्मण हैं उन सबके नाम इसमें एक करके डाल दो और उसके बाद ये अच्छा मौका मिला है इनको ठिकाने लगाने का काम करो। इनको अगर मार सकते हो तो मार दो और नहीं तो जेल के पीछे बगैर मुकदमे के सामने दो, 15-20 साल ऐसे पड़ा रहने दो, इनको सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और इतना इसके अलावा तो आप जानते हैं आपके ही पड़ोस में ही खुशी तिवारी जो कि अब खुशी दुबे बन गई है, 16.5 साल की लड़की, उसका क्या दोष था? वो तो 30 तारीख को उसकी शादी होती है और 1 तारीख को उसका पहला दिन अपने ससुराल, उसकी तो मेहंदी भी अभी नहीं सूखी थी और 2 तारीख को आप उसको उठा ले गए और कहा ले गए, किसी को पता ही नहीं। 7 दिन तक आपने उसको अज्ञात स्थान पर रखा, उसको कहां ले गए, उसके साथ में क्या किया, किसी को कुछ नहीं पता। जब यह हुआ कि वो लड़की कहां गई तो 7 दिन के बाद आपने उसको जेल में बंद कर दिया। उसके पति को पहले गोलियों से मार दिया और उसके बाद उसको आपने जेल में बंद कर दिया। उसके हाथ में कौन सी बंदूक थी, उसके हाथ में कौन सी उसके हाथ से गोली चली थी? वो तो कहीं पर भी नहीं दिखी कि उसने गोली चलाई हो, बंदूक चलाई हो। उसके हाथ में तो मेहंदी थी, बंदूक उठा भी नहीं सकती, लेकिन उसको भी ले गए और ले जाकर के पहले बड़े जेल में रखा जहां पर भी रख नहीं सकते थे। एक नाबालिग को 3 महीने तक वहां रखा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि अगर आप किसी नाबालिग को जेल में रखते हैं जो बुजुर्गों को बड़ों का जेल है तो ये अपने आप में आप आरोप पर बड़ा आरोप है आपके ऊपर, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ा। उसको रखा, सितंबर के महीने तक जेल में रखा। उसके बाद जब जो बच्चों का बोर्ड होता है वो बैठा, उसने कहा ये तो नाबालिग है और 16.5 साल की लड़की है, तो आपने उसको ले जाके बाराबंकी में बंद कर दिया। एक गरीब परिवार की लड़की
और आपने उसको ले जाके फिर बाराबंकी में, कानपुर से हटा करके बाराबंकी भेज दिया। वहां पर 2 कमरों में 47 लड़कियां पहले से बंद थी और वो 48वीं लड़कियां हो गई। छोटे छोटे 2 कमरों में 48 लड़कियां हैं इस समय। आप खुद सोचिए, आप अपने घर में 2 कमरे लीजिए, उसमें भेड़ बकरी डाल दीजिए और बंद कर दीजिए अंदर, तब भी आप 48 को नहीं बंद कर पाएंगे। लेकिन ये ऐसी सरकार है जहां नाबालिग लड़कियों को, 48 लड़कियों को 2 कमरों में बंद करके रखा है। और उसके बाद जब ये हुआ कि उसकी बेल उच्च न्यायालय पहुंची, उसको इनको लगा तो उसकी बेल हो ही जाएगी। उसकी बेल को कौन रोक पाएगा? एक नाबालिग, उसके हाथ में हथियार नहीं, उसके हाथ में मेहंदी और उसका कोई दोष नहीं, तो आप कैसे उसको बंद करके रखेंगे? लेकिन मुखिया का आदेश हुआ लखनऊ से कि देखो, ये ब्राह्मण समाज की जो लड़की है, इसको किसी भी हालत में जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, कुछ भी करना पड़े इसकी बेल खारिज होनी चाहिए। और उसके लिए किस हद तक गिरने का काम किया? एक फर्जी सर्टिफिकेट लिखवाई। वहां की अधीक्षिका जो थी, जो वहां पर रिमांड होम की अधीक्षिका, उससे फर्जी सर्टिफिकेट जबरदस्ती लिखवाई गई। और उसमें क्या लिखा जाता है कि वहां की 47 लड़कियां ये कंप्लेंट कर रही हैं कि अगर खुशी दुबे कहती है, वो खुद कहती है कि अगर हमारी बेल हो गई और हम बाहर निकल गए तो हम बहुत बड़ी दुर्दांत अपराधी बन जाएंगे और इस प्रदेश की हम सबसे बड़ी अपराधी कहलाएंगे, इसलिए इसकी बेल नहीं होनी चाहिए। और इसी कारण उसकी बेल खारिज करा दी। मामला आप सर्वोच्च न्यायालय में, बेल तो उसकी होनी ही है, लेकिन इनका असली चेहरा तो इनके सामने आ गया। उसको तो छोड़िए, घर में तो 2 महिलाएं थी, दूसरी उनको भी उठा ले गए और उनको भी जेल में बंद कर रखा है। और उनको तो ले गए तो उनके पतियों को तो मार ही दिया था, खुशी दुबे के पति को भी मार दिया था। लेकिन उसके साथ साथ में वो तो उसके 3 साल का मासूम लड़का था और 6 साल की मासूम सी लड़की थी, उनका कौन सा अपराध था? उनको भी जेल में बंद कर रखा। तो ये वो सरकार है जो कुछ भी कर सकती है और इसने करके दिखाया। खाली ब्राह्मणों के साथ में नहीं, जिस तरह से ब्राह्मणों के साथ में हमलावरी है, उसी तरीके से दलितों के साथ में भी जिस दिन से ये सरकार आई है, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान में था, चाहे वो 2003 से 7 तक रही, 12 से 17 तक रही, ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी है। देखिए किस तरह से हाथरस में, वो भी बहुत दूर यहां से नहीं, बलिया में किस तरीके से इन्होंने पूरे घर उतार दिए, सब कर दिए, बुलडोजर लगा के कर दिया, चीर-हरण करने का काम किया चुनाव में। और हाथरस में एक लड़की, उसका रेप होता है और वो लड़की दलित समाज की लड़की, उसका रेप करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका मरा हुआ शरीर भी उसके घर वालों को नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि मुखिया बैठ करके वहां से कहते हैं कि हम देख रहे हैं, जिला मजिस्ट्रेट से कहते हैं कि हम खुद देख रहे हैं और हम तुमको भी देख रहे हैं और ये हमारा आदेश है कि किसी भी हालत में इस लड़की का शरीर इनके घर वालों को नहीं मिलना चाहिए और उसको तुम्हें खुद जलाना है और अपने सामने जलवाना है। उसके घर वाले रोते रहे, चीखते रहे, मां तड़प तड़प के रोती रही, बहन भाई रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि हमको अच्छा शरीर दे दो, हम अंतिम संस्कार तो कर लें। लेकिन नहीं, क्योंकि जो अपराधी थे, जैसे अन्य सभी मामलों में इसमें भी अपराधी मुखिया के बड़े खास और सगे लोग थे, इसलिए उनको बचाना था और इसलिए उनको बचाने के लिए ये निर्देश था कि उसका शरीर उसको नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि अच्छा शरीर मत दो तुमको, हमको उसको दिखा दो, नहीं दिखाया। उनका चेहरा दिखा दो, चेहरा भी नहीं दिखाया। और फिर रात के 2:30 बजे ले जाकर के किस तरीके से खेत में और मिट्टी का तेल डाल करके उसको जलाने का काम हुआ, ये सब ने देखा, जिसकी वजह से हम सबका शर्म से सर झुक गया, पूरे प्रदेश का झुक गया, देशवासियों को भी झटका लगा और विदेशों तक इसकी चर्चा हुई, टेलीविजन में दिखाया गया, अखबारों में, मैगजीन में छपा कि एक ऐसा देश है और जहां एक उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा स्थान है और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पे एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ में इस तरह का व्यवहार होता है। इसको पूरे दुनिया में दिखाने का काम किया, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समाजवादी पार्टी की नकल करते हैं, हर चीज में समाजवादी पार्टी की तरह चलते हैं। याद करिए समाजवादी पार्टी कैसे ब्राह्मण समाज के
ऊपर उन्होंने प्रहार करने का काम किया। एक एक करके उनकी 2003 और 7 की सरकार याद करिए किस तरह से कन्नौज में, यहां से बहुत दूर नहीं, छिबरामऊ कन्नौज में किस तरह से नीरज मिश्रा नाम का नौजवान साथी, उससे तो खाली इनका जरा सा विरोध करने का काम खड़े होकर के बोल दिया था कुछ, इतना नाराज हो गए कि मुखिया जी लौट आए लखनऊ, गुस्सा हो गए और कहा कि उसका मृत शरीर हमको लखनऊ में देखना, शरीर नहीं उसका कटा हुआ सब हमको लखनऊ में देखना। और उसके बाद सबने देखा, अखबारों में फोटो निकली, मैगजीन में निकली, किस तरह से नीरज मिश्रा का कटा हुआ धड़ वहां पर कुएं में पड़ा मिला और उसका सर जो था उसके लिए लखनऊ आ गया। इस तरह की उनकी नीयत। 12,000 से 2012 और 17 के बीच में आप मेरी अखबारों में पढ़ाऊंगा, जब वो अपनी सभा कर रहे थे अपने वर्करों के साथ में कमरे में, तो उन्होंने वहां सबसे अधिकारियों से उनसे कहा कि ये ब्राह्मण समाज के लोगों को सबक सिखाना है, ब्राह्मण समाज के लोग जो है ये इनका कोई काम नहीं करना है, इनको सबक सिखाना। और ये जब अखबार में निकल गया तो उसके बाद श्री राजाराम पांडे जी उन्हीं की पार्टी के मंत्री थे और संस्थापक भी रहे समाजवादी पार्टी, वो उनके पास गए, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, उन्होंने कहा कि ये बात आपने गलत की है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और एक समाज के लिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो उस पर वो नाराज हो गए, उनके ऊपर इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने उनका पहले मंत्रालय छीनने का काम किया, मंत्रालय छीनने के बाद उनका घर छीनने का काम किया और उसके बाद उनको अपने घर से बेइज्जत करके बिल्कुल धक्के मरवा करके उन्होंने अपने घर से बाहर निकलवाने का काम किया। उनको इतना बड़ा झटका लगा, इतनी ग्लानि हुई उनको कि वो अपने घर जब तक पहुंचे तो इतना लज्जित अपने को महसूस कर रहे थे कि उनका हार्ट अटैक हुआ और हृदय रुक जाने की वजह से फिर उनकी मौत हो गई। ये सबको मालूम। तो ये वो समाजवादी पार्टी और वही ये भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी में आपको मालूम है जब भी आती है उसकी खासियत है कि जैसे ही आती है पूरे प्रदेश में दंगा फसाद लूटमार गुंडागर्दी माफियागर्दी बलात्कार दुराचार हर तरह की चीजें उसमें लूटमार सब चीज शुरू हो जाती है। और यही भारतीय जनता पार्टी में हुआ। अब तो अखबार वाले भी रोज इतनी हत्याएं होती हैं, इतने लोग मारे जाते हैं, बलात्कार होते हैं, हर 2 घंटे में जब एक बलात्कार हो रहा है वो कहां तक छापे हैं अखबार में। तो उन्होंने भी अपना आखिरी पन्ना और आखिरी से पहले वाला पन्ना अब उसके लिए रख दिया है जहां पर कि वो छाप देते हैं आज इतने बलात्कार हुए, इतने लोगों की हत्याएं हो गई, इतना नहीं हो गए। समाचार चूंकि छापना वो भी जरूरी है तो वो छापने का काम करते हैं। आज बहुजन समाज पार्टी को याद करिए, आप बहुजन समाज पार्टी को भी देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया। बहुजन समाज पार्टी जब 2003 के पहले आई थी, 2003 के पहले 2002 में क्या हालात थे ब्राह्मण समाज के। ब्राह्मण समाज हाशिए पर था। 6 से 7 एमएलए खाली उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बचे थे उस समय ब्राह्मण समाज के। और उस समय ब्राह्मण समाज के लोग हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा कि आपने महाधिवक्ता के पास से तो इस्तीफा दे दिया, आप राज्यसभा पहुंच गए, अब आपको राज्यसभा भेजा गया है और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, तो कुछ तो अपने समाज के लिए भी करने का काम करिए। तब हम बाहर निकले थे और जैसे आज आपके बीच में आए, उस समय भी हम पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के बीच में गए और हमने उनसे जाकर के हर जिले में जाकर के उनसे बातचीत की और हमने कुछ बातें कही। उनमें से कुछ बातें खाली आज 1-2 बातें आपके सामने दोहराना, क्योंकि आज भी वही स्थिति है ब्राह्मण समाज की जो उस समय हाशिए पर पहुंच गया था, परेशान था, मारा जा रहा था, हत्याएं हो रही थी। उस समय जो हालात थे वही हालात आ रहे और ब्राह्मण समाज अपने को लाचार महसूस करता था। हमने ब्राह्मण समाज से कहा था जाके कि आपकी ये स्थिति क्यों है, कभी आपने इसके बारे में सोचा, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप तो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी कहलाते हैं और बुद्धिजीवी कहलाते ही नहीं, आप बुद्धिजीवी हैं नहीं, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए और जैसे ही इस्तेमाल करके इस प्रश्न को अपने आप से पूछेंगे स्वयं उत्तर मिल जाएगा। ब्राह्मण समाज की ये स्थिति इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण समाज आपस में एकजुट नहीं रहता, एक साथ नहीं रहता, इकट्ठा नहीं रहता है, एक दूसरे को खींचता रहता है। एक कोई ऊपर उठा तो 4 मिल करके उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, आपस में बंटवारा किए रहते हैं। हम तो 20 विश्वा हैं, तुम 16 विश्वा और ये 12 विश्वा हैं।
मैं जान तो जो सनाम जो सज्जू पानी है, इस तरह की बातें करके आपस में बंटवारा करते रहते, एकजुट नहीं होते। जिस दिन आप लोग एकजुट हो जाएंगे, आपको अपनी ताकत का एहसास अपने आप हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आप छोटी संख्या में नहीं है, 16% है, और 25 करोड़ में 16% का मतलब होता है 3 करोड़ से ज्यादा है आप उत्तर प्रदेश में। इतनी बड़ी ताकत है आपकी, फिर भी आप हासिल नहीं कर। हमने कहा आप इकट्ठा होइए, और जब एकजुट हो जाएंगे तो अपने आप आपकी तरफ देखने के लिए सभी लोग मजबूर हो जाएंगे, और उस समय आप लोग इकट्ठा हो, एकजुट हुए, एक साथ हुए, अच्छी बात है, सब इकट्ठा हुए। लेकिन हमने उस समय एक बात और कही, हमने कहा कि आप एकजुट तो हो गए, इकट्ठा हो गए, लेकिन आप अपने अंदर एक गलतफहमी मत डाल लीजिएगा। आप ये मत सोच लीजिएगा कि हमको 16% हो गए, अब तो हम पूरा जग जीत लेंगे या पूरा उत्तर प्रदेश जीत लेंगे, अब तो हर सीट हम जीतने की ताकत रखते हैं। आपको ये भी ज्ञान रहना चाहिए और एहसास भी रहना चाहिए कि 16% में आप एक भी सीट नहीं जीत सकते। सीट जीतने के लिए आपको 30% के ऊपर गिनती शुरू करनी पड़ती है, और इसलिए आपको अपनी प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। और कैसे बढ़ा सकते हैं? आप भाईचारा बनाइए। भाईचारा किसके साथ बनाइए? हमें आप सबसे पहले भाईचारा दलित समाज के हमारे जो भाई बहन हैं, और जो कि 23% हैं, और जिनके साथ में पहले से ही अल्पसंख्यक समाज के लोग और बैकवर्ड क्लास के समाज के लोग, ये लोग सब पहले से उनके साथ में जुड़े हैं। आप उनके साथ भाईचारा बनाएंगे, और जैसे ही आप उनके साथ भाईचारा बनाएंगे तो 23 और 16 मिलकर के 30 के तो बहुत आगे निकल जाएंगे। आप तो लगभग 40 के करीब पहुंच जाएंगे, और हर सीट पर भारी पहुंचने का काम करेंगे। लोगों ने भाईचारा बनाया, इकट्ठा हुए। फिर आप याद करिए 9 जून 2005 को बहुत से लोग आज यहाँ जो उस दिन भी आए थे। लखनऊ में 48 डिग्री टेम्परेचर था, 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग पूरे उत्तर प्रदेश से इकट्ठा हुए थे। और उस दिन हमने बहन मायावती जी को अपनी पार्टी जो हमारे नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने का काम किया। बहन मायावती जी उस दिन जब आए, उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को देखा इतनी बड़ी संख्या में, जिसमें 11,000 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों ने तो शंखनाद करके उनका स्वागत करने का काम किया था। हमने जब बहन मायावती जी को गणेश जी की प्रतिमा उनके हाथ में दी, समूचे ब्राह्मण समाज की तरफ तो लेकर के माइक पर गई, और उन्होंने जो पहले शब्द कहे, उन्होंने यही कहा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और इसके बाद अपनी बात सुनी, और उन्होंने ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके अपनी पार्टी का वर्षों वर्ष पुराना नारा ही बदल दिया। जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी। उस नारे को बदल के उन्होंने नया नारा दिया, जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और फिर ब्राह्मण समाज को बढ़ करके उन्होंने टिकट देने का काम किया। 40 लोग पहले वाले थे, 85 लोगों को उन्होंने लाने का काम किया। और चूंकि भाईचारा बन गया था, तो जहां ब्राह्मण समाज के लोग लड़ रहे थे, वहां पर दलित समाज से जो हमारे भाई बहन थे और उनके साथ में जो लोग जुड़े हुए थे, इन लोगों ने अपना वोट ब्राह्मण समाज के लोगों को देकर के जिताने का काम किया। दलित समाज के हमारे भाई बहन को ऐसे भी वो लोग ये देखते ही नहीं कि कौन चुनाव हो रहा, वो लोग खाली ये देखते हैं कि हाथी का निशान किसके पास है। वो तो बहन मायावती जी को याद करते हुए और उनको अपने ध्यान में रखते हुए वो हाथी के निशान के ऊपर अपनी मोहर लगाने का काम करते हैं। वो बहन मायावती जी के पीछे एक चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। लोग कितनी भी कोशिश कर लें, वो हिलते डुलते नहीं है, अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं। उन्होंने जिताने का काम किया, और जिताने का काम जब उन्होंने किया तो ब्राह्मण समाज ने भी अपना हक निभाया, ब्राह्मण समाज ने भी भाईचारा निभाया। उन्होंने जहां दलित समाज के लोग चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर उन सीटों पर, रिजर्व सीटों पर ब्राह्मण समाज ने भी बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दिया, तन मन धन लगा करके वोट देने और दिलवाने का काम किया। और उसी का नतीजा निकला कि जब गिनती खुली तो पिछली बार हम लोग सिर्फ 16 सीटें जीते थे इन रिजर्व सीटों पर, लेकिन 2007 में वो बढ़ करके 62 सीटों पर पहुंची। 62 सीटों पर जीत करके आए और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन अगर बहन मायावती जी ने उसे मंच से कहा था कि आप अगर हमारे साथ में हैं ब्राह्मण समाज के लोगों से, और अगर आप भाईचारा बनाते हैं, तो हम भी आपका खोया हुआ मान सम्मान और स्वाभिमान लौटाने का काम करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। बहन मायावती जी ने
वो सब जानते हैं, जो कहती है फिर वो करके दिखाती है। जब सरकार बनी तो वो पीछे नहीं हटी, उन्होंने आगे बढ़ करके उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को 15 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया। सब समाज को किया उन्होंने, खाली ब्राह्मण समाज को नहीं। जो सर्वजन हिता है, सर्वजन सुखाय की नीति है, उसको लेके सब समाज का किया, लेकिन ब्राह्मण समाज को पीछे नहीं छोड़ा। 15 कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया। आपके सामने दो मंत्री बैठे हुए, श्री नकुल दुबे और श्री अनंत मिश्रा तो आपके सामने बैठे हुए। उन्होंने 15 खाली कैबिनेट मंत्री नहीं बनाने का काम किया, उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा एमएलसी बनाने का काम किया। और एमएलसी बना करके ऐसे लोगों को जो चुनाव नहीं लड़े थे, जो हमारे साथ में पूरे उत्तर प्रदेश में दिन रात लगे हुए थे, मेहनत से अपना जी जान से लगे हुए थे, समाज को जोड़ने का काम कर रहे थे, सरकार बनाने में हमारे साथ थे, उन्होंने उनको 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोगों का एमएलसी बनाने का काम। उन्होंने विधान परिषद का अध्यक्ष ब्राह्मण समाज का बनाने का काम किया। उन्होंने पहला एडवोकेट जनरल, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी और जितने और अधिकारी बड़े बड़े थे और चाहे छोटे अधिकारी थे, उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को बनाने का काम किया और उनको उचित स्थान देने का काम किया। क्योंकि इन्हीं के माध्यम से काम होते हैं। उन्होंने ऊपर से जैसा IAS हो, PCS हो, PPS हो, कोई भी हो, नीचे तक लेखपाल तहसीलदार तक उन्होंने उन समाज के लोगों को जो इधर उधर फेंक दिए गए थे, जैसे कि आज के रोज है, उन्होंने उनको वापस ला करके सही जगह डालने का। उन्होंने 1-2 नहीं 5000 सरकारी वकील ब्राह्मण समाज के बनाने का काम किया। उच्च न्यायालय इलाहाबाद, उच्च न्यायालय लखनऊ और जितने भी जिला अदालतें थी पूरे उत्तर प्रदेश में 5000 सरकारी वकील ब्राह्मण समाज के बनाने का काम किया। उन्होंने उनका मानदेय भी 10 गुना बढ़ा करके सम्मानजनक किया। आते ही उन्होंने अपर कास्ट जिनकी नौकरियों पर पिछली सरकार ने एक रोक लगा रखी थी, उस रोक को हटाने का काम किया और नौकरियां देने का काम किया। उन्होंने 1 लाख नौकरी तो पहले ही वर्ष में देने का काम किया, नई नौकरी देने का काम किया। और उसके बाद अगले 5 सालों में उन्होंने 23 लाख 60,000 नौकरियां देने का काम किया। उन्होंने 23 नए जिले बनाने का काम किया। जब जिला बनता है तो आप भी जानते हैं समग्र विकास होता है उस जिले का। 23 नए जिला बनाने